हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो देखिए, हम फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में डिस्कशन कर रहे थे और वी वर डिस्कसिंग द कॉजेज ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, यानी फ्रांसीसी क्रांति जो 1789 में हुई थी, उसके कारण हम जानने का प्रयास कर रहे थे। और इसमें जो सबसे पहले हम पढ़ रहे थे वो राजनीतिक कारण पढ़ रहे थे। तो राजनीतिक कारण में मैंने आपको कुछ महत्वपूर्ण कारण बताए थे फ्रांसीसी क्रांति के, कि एक तो जो विभिन्न शासक हुए उनकी अयोग्यता रही, और किस तरह से जो शाही परिवार था वो बहुत फिजूल खर्ची किया करता था। नेक्स्ट पॉइंट जो हम डिस्कस करना जा रहे हैं वो है करप्शन इन एडमिनिस्ट्रेशन। तो देखिए, 1789 में जो फ्रांस की स्थिति थी उसमें अगर हम देखें तो प्रशासन में भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। राज्य के जो महत्वपूर्ण पद होते थे उनकी खरीद फरोख्त होती थी, यानी पद खरीदे बेचे जाते थे। ऊंचे पद प्राप्त करने के लिए बोलियां लगाई जाती थी और लोग धन देकर प्रशासनिक और न्यायिक पदों पर पहुंच जाते थे। जैसे कि आज के टाइम में भ्रष्टाचार होता है, आप देखते हो कि जो बड़े बड़े पद हैं उन पर उनके लिए जो है बहुत मारामारी होती है, लोग पैसे देने को तैयार होते हैं, भ्रष्टाचार से वो जो है वो पद प्राप्त कर लेते हैं। और फिर क्या होता था, ऐसे लोग जो पैसे देकर जो है पद प्राप्त करते थे वो फिर उस पद का दुरुपयोग करते थे। वो सोचते थे हमने इतना पैसा दिया है तो क्यों ना इस पैसे को कमाया जाए। तो धन कमाने में ही लगे रहते थे, वो दुरुपयोग किया करते थे अपने इन पदों का। तो ये जो बढ़ते हुए भ्रष्टाचार था उसको देखते हुए जनता जो है बहुत त्रस्त हो गई, दुखी हो गई। इसके बाद जो अगला जो हम कारण जानने का प्रयास करेंगे वो है प्रांतीय और स्थानीय प्रशासन में रोष। देखिए, फ्रांस एक बहुत बड़ा देश है और उस समय जो देश को 40 प्रांतों में विभाजित किया गया था। ठीक है, ये जो प्रांत थे 40 प्रांत, ये भौगोलिक दृष्टि से समान नहीं थे। कुछ छोटे थे, कुछ बहुत बड़े बड़े प्रांत थे। हर एक प्रांत में गवर्नर नियुक्त किया जाता था। ये जो गवर्नर होता था ये राजा को हमेशा खुश करने का के प्रयास में लगा रहता था। मतलब प्रांतों में दौरा ये नहीं करते थे, ये बस अपने राजा को खुश करना चाहते थे। और एक बात और थी, इन 40 प्रांतों में अलग अलग नियम रीति रिवाज जो है प्रचलित थे। प्रशासनिक एकीकरण नहीं था। ऐसा नहीं था कि एक प्रांत में जो व्यवस्थाएं हैं वो वैसी हैं जैसे दूसरे प्रांत में व्यवस्थाएं हैं। डिफरेंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, डिफरेंट सिस्टम ऑफ कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस। और हालत ये थी कि उस समय फ्रांस में प्रांतों में 400 प्रकार के कानून प्रचलित थे। अलग अलग तरह के कानून थे अलग अलग प्रांतों में। जो कानून एक प्रांत में वैध माने जाते थे वही कानून दूसरे प्रांत में अवैध माने जाते थे। लुई 13 जो शासक था फ्रांस का, लुई 13वां, उसका एक प्रधानमंत्री था जिसका नाम था कार्डिनल रिशलियू। उसने फ्रांस को 34 नए डिवीजनों में विभाजित किया था जिन्हें जनरलिटीज या इंटेंडेंट्स कहा जाता था। और जो अधिकारी नियुक्त किया जाता था उसको इंटेंडेंट कहा जाता था। जनरलिटीज या इंटेंडेंट्स, और जो अधिकारी जहां पे नियुक्त किया जाता था उसको इंटेंडेंट कहा जाता था। फ्रांस में 12 तरह के उच्च न्यायालय, 12 न्यायालय जो है स्थापित थे। ये जो इंटेंडेंट की बात कर रहा हूं मैं, ये इंटेंडेंट जो है प्रशासनिक कार्यों में रुचि नहीं लेते थे। तो देखिए, प्रांत और स्थानीय प्रशासन दोनों में जो है बहुत सारे दोष प्रचलित थे। फिर अगली हम बात करते हैं इलीगल टैक्सेशन सिस्टम। देखिए, बुर्बो शासनकाल में, बुर्बो वंश के शासनकाल में फ्रांस की जनता पर शासक अपनी इच्छा के अनुसार कर लगाया करते थे।
1689 से 1783 तक फ्रांस युद्धों में उलझा रहा। पूरी तरह से फ्रांस के जो शासक थे वो युद्धों में उलझे रहे। उससे फ्रांस की माली हालत यानी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई। तो इस कमी को पूरा करने के लिए, राजकोष की कमी को पूरा करने के लिए उन्होंने जनता पर कर लगाने शुरू कर दिए। कई तो अनुचित कर थे। पीपल हैड टू पे टैक्सेस फ्रॉम 50 to 60%, यानी अपनी आधी तनख्वाह, अपनी आधा आधा जो इनकम थी, दे यूज टू पे देम इन टैक्सेस। आज के टाइम में भी अगर आप देखें तो अपनी इनकम का 30% भाग हम टैक्स के रूप में दे देते हैं। तो देखिए, जनता पर बहुत से उस समय अनुचित कर लगा रखे थे। जैसे एक कर होता था नमक कर, जिसे गाबेल कहा जाता था। ये बिना बात का कर लगा रखा था। और आम लोग जो है चर्च को पैसे दिया करते थे, जिसे दशांश कहा जाता था। टिथ, TITHE, टिथ नामक कर ये चर्च को देना होता था। तो देखिए, करों का एक जाल सा बिछा दिया था। तो इन अनुचित करों के कारण जो है जनता में रोष उत्पन्न हो गया। फिर देखिए, राजनीतिक कारणों में जो अंतिम कारण है वो है सैन्य व्यवस्था में दोष, फॉल्ट इन द आर्मी। फ्रांस की सैन्य व्यवस्था में भी बहुत दोष प्रचलित थे। एक तो उच्च पद जो होते थे, उच्च पदों पर केवल कुलीनों को ही नियुक्त किया जाता था। कुलीन यानी उच्च कुल के लोग। जो साधारण सैनिक होते थे उनको पदोन्नति के अवसर नहीं दिए जाते थे। उनका वेतन भी कम होता था, ये भी खास बात है। ऐसा नहीं कि सबका वेतन समान है। भोजन भी उनको निम्न स्तर का दिया जाता था। हथियारों की भी कमी से जो है सैनिक असंतुष्ट थे। और सबसे बड़ी बात ये थी कि अगर वो अपनी जान पर भी खेल जाते थे युद्ध के दौरान, तो भी उनको पदोन्नति नहीं दी जाती थी। तो इससे सैनिकों में ये बात प्रचलित हो गई कि उनको, उनकी जो भर्ती की गई है सेना में, ये केवल मरने के लिए की गई है। और आप ये देखिए कि दूसरे देशों के स्वतंत्रता संग्राम में सैनिकों को भेज दिया जाता था। जैसे अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, अरे वहां भेजने की क्या जरूरत थी फ्रांस के सैनिकों को अमेरिका की मदद के लिए इंग्लैंड के खिलाफ। तो देखिए, इस तरह से सेना में भी रोष उत्पन्न हुआ। और जब क्रांति हुई 1789 की, तो उसमें सेना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यानी सैनिक जो है वो फ्रांस के शासक के खिलाफ हो गए थे। ठीक है। इसके बाद मतलब ये जो मैंने आपको बताया, ये थे राजनीतिक कारण। दीज वर द पॉलिटिकल कॉजेज ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दिस इज द सोशल कॉजेज, यानी सामाजिक कारण। तो देखिए, फ्रांस की क्रांति के समय जो फ्रांस का सामाजिक ढांचा था वो बहुत ही प्राचीन और दोषपूर्ण था। इसमें एक बात आती है, इसमें एक शब्द आता है पुरातन व्यवस्था, एंशियन रेजीम। समाज का जो संगठन था वो सामंती व्यवस्था पर आधारित था, फ्यूडलिस्टिक सिस्टम। फ्रांस का समाज उस समय 3 वर्गों में बटा हुआ था। ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा। 3 वर्ग कौन कौन से थे? एक तो पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग और जनसाधारण वर्ग। पादरी यानी क्लर्गी, आप समझ सकते हैं, जो कि चर्च की देखरेख करते हैं, उनको पादरी कहा जाता है। ठीक है। दूसरा है कुलीन वर्ग। कुलीन का मतलब जो उच्च कुल के लोग हैं, महत्वपूर्ण पदों पर जो आसीन है, राज्य के महत्वपूर्ण पद उन कुलीनों को मिलते थे। और फिर है जनसाधारण। ठीक है। अब क्या था, आप ये देखो कि क्लर्गी और नोबिलिटी यानी पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग, ये जनसंख्या, फ्रांस की कुल जनसंख्या का बहुत कम भाग था। शायद इट वाज ओनली 2%। लेकिन ये लोग, ये विशेषाधिकार युक्त लोग थे, यानी दे हैड प्रिविलेजेस इन सोसाइटी। सब सुख सुविधाओं से ये परिपूर्ण थे। समाज में इनका स्थान ऊंचा था।
फर्स्ट टू जो मैंने आपको बताए, क्लर्गी और नोबिलिटी, इनको एस्टेट भी कहा जाता है। फ्रांस में इनफैक्ट 3 एस्टेट्स थे, फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट, थर्ड एस्टेट। फर्स्ट एस्टेट जो था उसमें क्लर्गी आती थी, क्लर्गी यानी पादरी वर्ग जो चर्च से संबंधित होते हैं, चर्च के बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, ठीक है। उसके बाद नोबिलिटी, नोबिलिटी यानी प्रशासन के महत्वपूर्ण पदों पर ये आसीन होते हैं, कुलीन वर्ग के लोग। और फिर आते हैं जनसाधारण, जनसाधारण में सब आ गए, चाहे वो मिडिल क्लास हो यानी मध्यम वर्ग हो, चाहे वो किसान है, मजदूर है, श्रमिक वगैरह, सब इसमें आ गए। तो फ्रांस का ये जो ढांचा था ये इस तरह का था कि जो क्लर्गी और नोबिलिटी थी वो तो विशेषाधिकार युक्त वर्ग था, यानी दे हैड प्रिविलेजेस, वो हम पढ़ेंगे आगे क्या प्रिविलेजेस हैं। और जो थर्ड स्टेट है यानी जनसाधारण, उनके पास प्रिविलेजेस नहीं थी, वो विशेषाधिकार रहित वर्ग था, ठीक है। अब देखिए खास बात क्या थी कि जो टैक्सेस हैं, टैक्सेस केवल जनसाधारण लोग पे किया करते थे, पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग टैक्सेस पे नहीं किया करते थे। फ्रांस में एक बात बड़ी प्रचलित थी, ये कहा जाता था कि कुलीन युद्ध करते हैं, योद्धा होते हैं, ठीक है, पादरी प्रार्थना करते हैं, द क्लर्गी प्रे, द नोबिलिटी फाइट, द क्लर्गी प्रे, एंड द पीपल पे, यानी जनसाधारण लोग कर देते हैं। द क्लर्गी प्रे, द नोबिलिटी फाइट्स, एंड द कॉमनर्स यानी जनसाधारण लोग वो टैक्स देते थे। ये खास बात थी कि जो प्रथम 2 वर्ग हैं ऊपर के, उनको तो कोई टैक्स नहीं था, और सारा जो टैक्स का जो बोझ था वो तृतीय वर्ग पे था। ये बहुत बड़ी विषमता थी फ्रांस के समाज में। ये वर्गीकरण ही इस प्रकार का था। और आप ये देखें कि 1715 में फ्रांस की जनसंख्या 1,90,00,000 थी, जो कि 1789 में बढ़कर 2,60,00,000 हो गई। इनमें से जो पहले 2 वर्ग मैंने आपको बताया कि पादरी और कुलीन वर्ग, वो कुल जनसंख्या का केवल 2% थे। दूसरी ओर जो किसान वर्ग था उनकी जनसंख्या 2,20,00,000 थी। इन किसानों के पास फ्रांस की जो कृषि योग्य भूमि थी उसका केवल 35% भाग था। बाकी बची जो 65% यानी 35% भाग में से 100 में से बचा 65% पर तो चर्च और बाकी भूमि पर कुलीन और मध्यम वर्ग के लोगों का अधिकार था। मतलब 35% किसानों के पास थी, बाकी सब जो किसी कभी पादरी के पास है, कभी कुलीन के पास है, या कभी राजा के पास है। कहने का अर्थ ये है कि फ्रांस की जो कुल भूमि थी उसका बहुत कम प्रतिशत जो है फ्रांस के किसानों के पास था। बाकी जो इसमें आगे बातें हैं वो फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।